देव श्री डॉक्टर एच.एस. रावत जी को और बधाई श्री दिनेश गुरु जी को। सिर्फ दिनेश गुरु जी को बधाई नहीं, इस मंच में ऊपर बैठे विद्वान जनों को, सामने बैठे सभी ज्योतिष भाई बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बधाई इस बात की कि हम ज्योतिष जैसे पवित्र क्षेत्र से जुड़े हैं और हमें ईश्वर ने ये मौका दिया है कि हम सामने वाले की सेवा कर पाए। इस बात की आप सबको बधाई। इसके साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से वैदिक ज्योतिषी हूँ और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे देवास माँ चामुंडा की नगरी में मौका दिया। मैं बात करना चाहूँगा वैवाहिक जीवन पे, जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आज के टाइम में। वैवाहिक जीवन, वैसे तो कहते हैं कि किसी भी ज्योतिषी के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि देश काल और परिस्थिति, जो परिस्थिति आज है वो किसी देश में दूसरी हो सकती है, यहाँ कुछ हो सकती है और कहीं और हो सकती है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो पत्रिका हम देख रहे हैं, वो कहाँ की है और वो जातक कहाँ का है और उसकी सोच कैसी है। इसीलिए मैं अपने विषय को चालू करने से पहले ये बात मैंने क्लियर करी है कि हर चीज़ हर किसी पे लागू नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर लागू होती है। विवाहिक संबंध एक ऐसे संबंध जो बच्चे के जन्म के बाद ही हम और आप बता सकते हैं कि भाई इसके साथ भविष्य में क्या हो सकता है और क्या होता है। इसमें सप्तम भाव प्रमुख है। इसमें सबसे ज़्यादा हमें देखना है भावपति भाव कारक, चाहे वो बहन है चाहे वो वधू है, उनके लिए। इसमें सबसे बड़ा एक विषय है विवाह के बाद अनैतिक संबंध। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हुए झिझकते हैं, बहुत से लोगों को समझ आते हैं, नहीं बता पाते, बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। ऐसा होता है ना। अब वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा हम क्या देखते हैं, पहले तो शादी होगी या नहीं होगी। सप्तम भाव का मालिक और सप्तम भाव का कारक, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि उनकी पोजीशन क्या है। सप्तम भाव का कारक गुरु अगर महिला की कुंडली में कमजोर है, बृहस्पति, और वधू की कुंडली में, जेंट्स की कुंडली में अगर विवाह का कारक शुक्र किसी तरीके से कुंडली में कमजोर है, तो हमें वो तो देखना ही है। उसके साथ सप्तम भाव पे कितने पाप प्रभाव है और कितने शुभ प्रभाव है, ये तो देखना। शादी तक, शादी हो गई, विवाह की वेदी तक लेके जाएंगे गुरुदेव। अगर गुरु कमजोर है तो विवाह में देरी हो सकती है। अगर शुक्र कमजोर है, शत्रु राशि में बैठे, तो भी विवाह में दिक्कत आती है। अब हमारा विषय समाज में जो आज के टाइम में अनैतिक संबंध हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, उसके कारण पे लेके आते हैं। सबसे पहले कि अनैतिक कार्य का कारक है राहु, जो समाज विरोधी काम कराता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी के साथ समाज विरोधी काम कराता है, लेकिन जब भी सप्तम भाव के कारक, सप्तम भाव के मालिक से इसका संबंध बनेगा, वो अनैतिक आज नहीं तो कल कराएगा। पहले तो वो विरोध करा देता है, बच्चे विरोध कर देते हैं, जी मुझे तो इससे शादी करनी है, आपको देख लो आपको क्या करना है। उसका मेन कारण राहु और शनि देखे गए हैं, जो कि दूसरी बिरादरी में इंटरकास्ट मैरिज की शादी कराते हैं। उसके बाद शादी हो गई, माँ बाप मान गए। अब 2-4-6 महीने बाद पता चला कि जी ये तो लड़की बेवफा हो गई है, लड़का बेवफा हो गया, वो कैसे देखेंगे। ये एक समाज में सबसे बड़ी भ्रांति को दूर करने वाली बात है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, एक राहु जो हमारे और आपके सबके हाथ में है, वो सबसे बड़ा कारण है। उस कारण को हमें खोजना पड़ेगा और जातक को बताना पड़ेगा कि अपनी बहन बेटियों को इस राहु से दूर रखो। वो राहु क्या है? राहु है हमारा मोबाइल फोन, जिसमें सबसे ज्यादा अनैतिक कार्य होते हैं। देखें, हालांकि अच्छे काम भी मोबाइल करता है। आज भी अगर फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, तो मोबाइल से ही बन रहे हैं। लेकिन ज्यादातर विवाह को तोड़ने में मोबाइल का आज हाथ रहा है, क्योंकि हम भी जन्म पत्रिका देखते हैं तो हमारे सामने जो आता है वो यही आता है कि भाई मोबाइल पे सामने वाले की चैट पकड़ी गई, सामने वाले की फोटो पकड़ी गई। एक बात। दूसरी बात, मोबाइल का कारण भी राहु है। हमने जब देखा, जब मोबाइल का आविष्कार हुआ तो राहु उच्च राशि में थे।
और आज भी जिस तरीके से मोबाइल चल रहा है, राहु कहीं ना कहीं उसका कारक है। अब आ जाओ जन्म पत्रिका में क्या हो सकता है। जन्म पत्रिका में जब भी सप्तमेश 12वें घर में होगा तो जातक के अनैतिक संबंध हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। या 12वें घर का मालिक सप्तम भाव में होगा तो अनैतिक संबंध हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसके साथ साथ शुक्र जो कि विवाह के बाद का मालिक है, वो अगर कहीं से पीड़ित है तो भी अनैतिक संबंध हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई ऐसा होता क्यों है। ऐसा ज्यादातर होता सप्तमेश की दशा में या राहु और शनि की दशा में, लेकिन बहुत ज्यादा होता है शुक्र की दशा में। शुक्र की दशा आई, भले ही वो 2 महीने के लिए आई। मान लीजिए चंद्रमा की महादशा में किसी ग्रह का अंतर प्रतंत्र में 2 ही महीने का शुक्र आएगा, और शुक्र में देखना है अपनी बहन बेटियां भटक जाती हैं या हमारे भाई भटक जाते हैं, ऐसा काफी देखा गया है। इसके साथ साथ हमारी पारिवारिक स्थिति ये बहुत मैटर करती है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं, दूर चले जाते हैं या सेपरेशन हो जाता है या जॉब के लिए जा रहे हैं, उनके साथ ये समस्या ज़्यादा देखी गई है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो हमारी बहू बेटियाँ, महिलाएं या हमारे बच्चे हमारी फैमिली में रहते हैं, उनके साथ ऐसा कम होता है। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा देश काल और परिस्थिति। मान लो पारिवारिक माहौल में रहते हैं तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे, सबके जीवन पे, हमारी बेटी के भी, हमारी बहू के भी, हमारे बेटे के भी, और हमारी किसी भी चीज़ के साथ, मतलब हमारे घर में जितने भी मेंबर जुड़े हैं, चाहे उनके योग दुर्योग ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार तो काम करते हैं ना। फिर भी मैं सभी अपने विद्वान दोस्तों से ये कहूँगा कि अपने जातक को एक बात जरूर बताएं। 16 साल से पहले, अब तो मजबूरी हो गई है हम सभी की, 16 साल 18 साल से पहले अपने बच्चों को मोबाइल ना दें। मेरी हाथ जोड़ के विनती ये है, मोबाइल देंगे तो आज नहीं तो कल परेशानी होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, कोई गलती हो गई हो क्षमा प्रदान करें। नमस्कार।